विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे, उसके अंतर्गत आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विधान परिषद, विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल। और हमारे लिए तो और इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि हमने विधानसभा तो देखी अपने राज्य में, विधान परिषद नहीं देखी, तो इसलिए विधान परिषद को समझ लीजिए, ठीक है, वो काम आएगी आपके प्री मेंस में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं भाई विधान परिषद को, और ये उच्च सदन होता है राज्य में। क्या होता है? उच्च सदन माना जाता है किसको? विधान परिषद को। तो जैसे केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन है, वैसे राज्य में विधान परिषद क्या होती है? उच्च सदन होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। यह विधानसभा से कम महत्वपूर्ण सदन है, राज्यसभा के समान ही यह एक स्थायी सदन है। जैसे आपने राज्यसभा में पढ़ा था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, आर्टिकल 83 में पढ़ा था, वैसे किस आर्टिकल में आप ये पढ़ेंगे कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है? 83 को किसके साथ पढ़ते हैं हम? इसीलिए बोला था बेयर एक्ट में उन आर्टिकल्स को एक साथ लिख दीजिए। आर्टिकल 83 को किसके साथ पढ़ते हैं? आर्टिकल 172 में लिखा हुआ है कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के MLC बोलते हैं उनको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं? कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं विधान परिषदों में, ठीक है। आर्टिकल 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन का अधिकार किसको है? आंसर संसद को है। किस आर्टिकल से है? आंसर आर्टिकल 169 से है। किससे है? तो आर्टिकल 169 से किसी राज्य में विधान परिषद को के उत्साधन और सृजन, या सृजन और उत्साधन, सृजन बोलते हैं बनाना, उत्साधन बोलते हैं उसको वहां से हटाना, ठीक है। तो सृजन और उत्साधन का अधिकार किसको? संसद को है। इसके लिए उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अब देखो ना, इसको एक चीज समझा करें, दो चीजें बोलता है कि अगर विधान परिषद बनानी किसी राज्य में तो उस राज्य की विधानसभा क्या करेगी? अपने विधानसभा में इस आशय का संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, कुल सदस्य संख्या के बहुमत। ये क्यों बोला जाता है? बहुमत का मतलब ये होता है कि भाई 50% + 1। विधानसभा में जैसे 70 हैं तो 36 कम से कम, 36 क्या कम से कम। क्योंकि अगर हम खाली इतना बोलेंगे कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तो यार प्रक्रिया तो तब भी शुरू हो जाती है, जो कोरम होता है 1/10 का होता है। पता चला कि पूरी विधानसभा में माना क्या बोलते हैं 70 सीटें हैं और 8 लोग आ रखे हैं, तो भाई 10% तो हो रहा है। चलो भाई उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य क्या करो, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करो और संसद को भेज देते हैं ये प्रस्ताव कि भाई विधान परिषद बनानी है। वैसे तो हमारे यहाँ नहीं बनेगी, इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए विधान परिषद में। कितना? और वो 40 से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? अब यार अगर हम अपनी विधानसभा जो 70 सीटों वाली विधानसभा है उसका अगर हम 1/3 करेंगे तो कितना हो गया? वो तो 23 के आसपास हो गया, और संविधान में लिखा हो 40 से कम नहीं। इसका मतलब बड़े राज्यों में विधान परिषद का गठन हो सकता है। पर मैंने कहा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत। बहुमत मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं विधानसभा में, कितनी? तो बहुमत कब होगा? 202 में बहुमत होगा, यानी इतने तो होने चाहिए। फिर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2/3। अब इसके बाद कहां जाएगा? इस प्रकार विधान परिषद, अब इसके बाद कहां जाएगा? अब वो करने का अधिकार संसद को है। इसने तो खाली अपना बताया, मनसा व्यक्त की विधानसभा ने कि यार हमें विधान परिषद दे दो हमारे राज्य को। उसके बाद उत्साधन और सृजन का अधिकार किसका है? संसद का है, ठीक है। इस प्रकार विधान परिषद एक ऐसा सदन है जो समाप्त तो किया जा सकता है किंतु विघटित नहीं किया जा सकता।
यानी मैंने कहा उत्साधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। इसका मतलब समाप्त करने का अधिकार। भाई तमिलनाडु में थी विधान परिषद, वहां से समाप्त कर दी। लेकिन अगर जिस राज्यों में विधान परिषद है उसको क्या नहीं कर सकते हम? डिसॉल्व नहीं कर सकते। समाप्त कर सकते हैं, डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बना है कि कौन सा सदन ऐसा है जिसको समाप्त तो किया जा सकता है किंतु विघटित नहीं किया जा सकता? आंसर विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर हो गया? ठीक है। मूल संविधान के आर्टिकल 168 में यह प्रावधान किया गया था कि कुछ अधिक जनसंख्या वाले राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इसमें क्या होना चाहिए? विधानमंडल द्वितीय सदन होगा और शेष राज्यों में एक सदनीय होगा, यूनिकैमरल और बाईकैमरल। यूनिकैमरल जो छोटे स्टेट है, जैसे हमारा उत्तराखंड छोटा स्टेट है तो यूनिकैमरल है, हमारे यहाँ विधानसभा है। बड़े स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, ये बाईकैमरल की व्यवस्था थी। तो इतने राज्यों में बाईकैमरल होना था। वैसे कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश में होना चाहिए था बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बिहार में है, बिहार में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन्हें बड़ा राज्य माना गया था। लेकिन सारी जगह विधान परिषद नहीं है। अब कहाँ कहाँ पर है वो बताऊंगा मैं। तो मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में समय समय पर विधान परिषद का गठन किया गया। मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में समय समय पर विधान परिषद का गठन किया गया, किंतु बाद में कुछ राज्यों ने विधान परिषद को एक अनुपयोगी सदन मानते हुए, क्या मानते हुए? अनुपयोगी सदन मानते हुए उसे समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। अतः संसद ने विधि द्वारा 1969 में पंजाब तथा पश्चिम बंगाल की, कहाँ की? इसका मतलब पंजाब में थी, अब नहीं है। पश्चिम बंगाल में थी, अब नहीं है। 1985 में आंध्र प्रदेश की, 1986 में तमिलनाडु की विधान परिषदों को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान तो किया गया था किंतु उसका गठन नहीं किया गया। प्रावधान किया गया लेकिन गठन नहीं किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश में। 2007 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को पुनः स्थापित कर दिया है। क्या कर दी? तो देखो, आंध्र प्रदेश पहले विधान परिषद थी, फिर वहां से उन्होंने हटाई, फिर दोबारा बनाई। मध्य प्रदेश, जहां पर कि भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, उसमें बोला गया था कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद बननी है, प्रावधान हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी विधान परिषद बनाई नहीं। तो इसीलिए यहां पर एक पॉइंट आया था कि मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों, यानी कौन कौन से? सभी राज्यों जिनके नाम बताए थे, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर विधान परिषदें क्या रही हैं? या तो हैं, मौजूद हैं, या कभी ना कभी रही हैं। इतना समझ में आ गया? तो भाई पंजाब में थी, हटा दी। पश्चिम बंगाल में थी, हटा दी। तमिलनाडु में थी, हटा दी। आंध्र प्रदेश में थी, हटा दी, फिर बना दी। आंध्र प्रदेश में थी, फिर बना दी। इतना समझ में आ गया? मध्य प्रदेश में विधान परिषद का ये बता दिया मैंने। 2007 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को पुनः स्थापित किया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक कर भारत के 29वें राज्य के रूप में गठित तेलंगाना राज्य में भी द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया है। तेलंगाना वालों ने कहा कि भाई अगर आंध्र प्रदेश की है तो हमें भी चाहिए। तो तेलंगाना में भी क्या किया गया? द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषदें मौजूद हैं। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश का नाम लेना है, उसके बाद हमने बिहार का नाम लेना है, फिर महाराष्ट्र का नाम लेना है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर बाईकैमरल है, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 2 जून 2014 को, नहीं कब, सॉरी 2 जून वाला नहीं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य को बाईकैमरल स्टेट कहा जाता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के समय कुल 5 पुनर्गठन राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधायिकाएं थी।
ये आपके काम का नहीं है, ये पहले की बात बता रहा है, ठीक है। अब भाई विधान परिषद का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर खास ध्यान देना आपने कि देखो राज्यसभा में तो हमें पता चल गया कि कहाँ से जाते हैं लोग, कहाँ से जाते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड से 3 लोग राज्यसभा में बैठते हैं, कौन भेजता है? हमारी विधानसभाएं भेजती है। हमारी विधानसभा 3 लोगों को राज्यसभा में भेजती है। पर अगर यहाँ विधान परिषद होती माना उत्तराखंड में, तो तब फिर वहाँ कौन लोग बैठते, कहाँ से जाते, तो वो पता होना चाहिए आपको, है ना। तो उसका एक फॉर्मूला याद रखना है आपने, विधानसभा, पहले फॉर्मूला याद कर लो। सबसे पहले आपने विधानसभा बोलना है, फिर आपने बोलना है स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय, फिर आपने बोलना है शिक्षक, फिर बोलना है स्नातक, और फिर बोलना है राज्यपाल। क्या बोलना है भाई? ये 5 चीज़ें याद कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कि कहाँ कहाँ से कितने कितने। तो जब आप विधानसभा बोलेंगे, बोलना आपने 1/3, विधानसभा 1/3। फिर आपने बोलना स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय संस्थाओं में यही आता है नगर पालिका, जिला पंचायत, जितने भी स्वायत्त शासन संस्थाएं होती हैं उनको बोलते हैं स्थानीय संस्थाएं। यहाँ से आपने बोलना है कितना? 1/3, तो 1/3। फिर आपने शिक्षक में बोलना है 1/12, शिक्षक में क्या बोलना है? 1/12। फिर आपने बोलना है स्नातक में 1/12, अब फिर बोलना है आपने राज्यपाल 1/6। और इन सबको अगर आप जोड़ोगे, यानी 1/3 + 1/3 + 1/12 + 1/12 + 1/6, तो टोटल मिला के कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? इसका मतलब सबको मिला के। अब देखो, हर राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या एक जैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अन्य राज्यों की अलग है, तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग क्या है, संख्याएं हैं। तो उस हिसाब से हमें बोलना पड़ता है कि भाई उस राज्य की विधान परिषद में 1/3 कहाँ से जाएंगे? विधानसभा से जाएंगे। 1/3 कहाँ से जाएंगे? आपके स्थानीय संस्थाओं, जिला पंचायत, नगर पालिका। 1/12 कहाँ से जाएंगे? शिक्षकों। 1/12 कहाँ? स्नातक। 1/6 कहाँ से? राज्यपाल मनोनीत करेगा। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। इतना समझ में आ गया? तो मैं पढ़ लेता हूँ। आर्टिकल 171 विधान परिषदों की रचना या गठन के बारे में है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। इससे 1/3 से अधिक नहीं होगी, और 40 से कम नहीं होगी। किससे कम नहीं होगी? किंतु किसी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। देखो, विधानसभा में हमने पढ़ा था 60 से कम नहीं होगी, 500 से ज्यादा नहीं होगी। क्या पढ़ा था हमने? 60 से कम नहीं होगी और 500 से ज्यादा नहीं होगी। विधान परिषद में हमने क्या पढ़ना है? 40 से कम नहीं होगी और उस राज्य की विधानसभा बटे 3 से अधिक नहीं होगी। मतलब उस विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। क्लियर हो गया? ठीक है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सबसे ज्यादा है भाई 100। कितने हैं? 100। वैसे वहां पे 133 बैठ सकते थे। कितने? बल्कि 134 बैठ सकते थे। 403 का लगाओ जरा, कितना हुआ? 1/3, 133 के आसपास। तो 133 बैठ सकते थे, लेकिन कितने बैठते हैं? 100। मतलब 100 ही है वहां पर विधान परिषद में। सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। द्वितीय स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। 78 सदस्य बैठते हैं। कितने बैठते हैं? 78 सदस्य। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब बोला है कि 171 के 3 में क्या रखा कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है, एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, ये मैं राष्ट्रपति में बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। वही कि 4 मतलब प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको। किसी चिन्ह नहीं लगाना, हमने कोई ईवीएम पे बटन नहीं दबाना है, प्रायोरिटी देनी। 4 लोग खड़े हो रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एकल संक्रमणीय मत, है ना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल एक निश्चित अनुपात में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं तथा शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने प्रकार के निर्वाचक मंडल? 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल। कितने प्रकार के?
तो देखो, विधानसभा का निर्वाचक मंडल होता है सबसे पहले। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विधानसभा के लोग भेजते हैं 1/3 सदस्य, ठीक है, अपने मतलब चुन के भेजेंगे कि भाई विधान परिषद में इनको बिठाना है। बैकडोर एंट्री का भी बड़ा अच्छा साधन है ये, ठीक। दूसरा, स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, यानी विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों, अन्य स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के सदस्यों के निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। यानी नगर पालिकाएं भेजेंगी, नगर निगम भेजेंगे, कहाँ पर? विधान परिषद, ठीक है, और जिला पंचायत भेजेंगे। कौन भेजेंगे? ठीक है जी। अब शिक्षकों का निर्वाचक मंडल, किसका? विधान परिषद के सदस्यों का लगभग 1/12वां भाग उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों, किन विद्यालयों? माध्यमिक विद्यालयों या इससे उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हो। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो हल्द्वानी से जो शिक्षकों की नेता थी हमारी, वो कौन थी? इंदिरा हृदय, स्वर्गीय हो चुकी हैं अब तो, लेकिन इंदिरा हृदय जो थी वो क्या थी? शिक्षकों की नेता थी। क्या थी? तो पहले वो विधान परिषद में एंट्री की उन्होंने, शिक्षकों के नेता के रूप में विधान परिषद में गई उत्तर प्रदेश की। तो धीरे 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 करके क्या हुआ? नेतृत्व उनका मतलब लोगों के सामने आया कि हाँ भाई ये हमारी क्या है? नेता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो शिक्षकों के निर्वाचक में से कितने जाते हैं? 1/12। फिर ऐसे स्नातकों के निर्वाचक मंडल, विधान परिषद के सदस्यों का 1/12 भाग उन ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुनाया जाएगा जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व किसी विश्वविद्यालय से स्नातक कर चुके हों। क्या कर चुके हों? स्नातक कर चुके हों, अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा स्नातक के तुल्य मान लिए गए हों। 3 वर्ष पुराने स्नातकों में से 1/12 सदस्य कहाँ जाएंगे? विधान परिषद में जाएंगे। क्लियर हो गया? छात्र नेता जो होते थे ना, क्या होते थे? छात्र नेता। इलाहाबाद कभी छात्र नेताओं का ये माना जाता था कि जिसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ लिया, बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ लिया, छात्र नेता बन गया, इसका मतलब उसका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो गया। फिर विधान परिषद में गए, फिर बाद में इलेक्शन लड़े, चुनाव लड़े, विधानसभा में गए, फिर लोकसभा में गए। समझ में आया? ठीक। फिर राज्यपाल द्वारा मनोनीत। अब कितने बच गए भाई? 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, अब बचे 1/6। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहां से? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन में विशेष जिनको ज्ञान हो, विशेष अनुभव हो, ऐसे ख्याति लब्ध और लब्ध प्रतिष्ठित, ख्याति लब्ध और लब्ध प्रतिष्ठित शब्दों का प्रयोग करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना क्लियर हो गया? 28 अगस्त 2003 को जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2003 अमेंडेड जो है, मैंने कहा 28 अगस्त 2003 को जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया, जिसमें राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव के लिए खुली मतदान प्रणाली, क्या? खुली मतदान प्रणाली लागू की गई, लागू करने का प्रावधान किया गया। अतः अब राज्यसभा और विधान परिषद 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके चुनाव गुप्त मतदान के आधार पर नहीं वरन खुले मतदान के आधार पर होते हैं। कहाँ कहाँ? राज्यसभा और विधान परिषद। क्लियर हो गया? इस प्रणाली के तहत मतदाता अपना मतपत्र पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखा सकता है। क्या कर सकता है? पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखा सकता है। जब मतदान डालोगे तो आपको पहले अपने जो राजनीतिक पार्टी का एजेंट होगा उसको दिखाना पड़ेगा, देख लो जी आपने, हमारी पार्टी कह रही थी फर्स्ट प्रायोरिटी, तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दे रखी। समझ में आ गया? बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिसको भी दो आप, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? क्लियर हो गया? तो उत्तर प्रदेश में कितने? 100, महाराष्ट्र में कितने? 78, बिहार में कितने भाई? 75, कर्नाटक में कितने? 75। अब ये क्वेश्चन बन गया कि महाराष्ट्र और बिहार और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य हैं जहां की विधान परिषदों में 75 लोग बैठते हैं। 75 कौन? बिहार, कर्नाटक। बी का याद रखना है ना, बिहार और कर्नाटक। तेलंगाना में कितने भाई? 43। चलो बचा लिया इन्होंने, 40 से कम नहीं होने चाहिए, 3 ज्यादा हैं। आंध्र प्रदेश में कितने? 58। आंध्र प्रदेश में कितने? सबसे कम जो है तेलंगाना में है, 43। 40 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है।
संसद द्वारा राजस्थान और असम के लिए भी द्विसदनीय विधानमंडल की मंजूरी मिल गई है। किस किस के लिए? राजस्थान और असम। अभी गठित नहीं हुआ है वहां पर, लेकिन मंजूरी मिल चुकी है। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को 1985 में संसद द्वारा समाप्त कर दिया गया था, किंतु मई 2007 में उन्हें पुनः स्थापित कर दिया गया। ठीक है, 1985 में राजीव गांधी के समय में आंध्र प्रदेश की विधान परिषद का उत्साधन कर दिया गया था। 2007 में फिर दोबारा आंध्र प्रदेश की विधान परिषद का सृजन किया गया संसद के द्वारा। किसके द्वारा? मई 2010 में तमिलनाडु में विधान परिषद को पुनः स्थापना हेतु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया था, किंतु 2012 में उसे वापस ले लिया। क्या कर दिया? दरअसल इन लोगों का मानना यह है कि जो विधान परिषद है वो एक अनावश्यक क्या है? सदन, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है और ये अनावश्यक देरी होती है इसकी वजह से। क्योंकि मैंने कहा आपको, विधानसभा अकेले पास कर दिया, सीधे राज्यपाल के पास चला गया। अब अगर विधान परिषद होगी तो पहले विधानसभा पास करेगी, फिर कहाँ जाएगा वो? विधान परिषद में जाएगा। और विधान परिषद हो सकता है सहमत ना हो विधानसभा से, क्या ना हो? सहमत ना हो, या हो सकता है कि विधानसभा में किसी पार्टी की सरकार चल रही, विधान परिषद में छात्र नेता किसी दूसरी सोच के, शिक्षक दूसरी सोच के, है ना। पता चला बीजेपी ने कहा कि नहीं जी अब पेंशन नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, और शिक्षकों ने कहा नहीं जी पेंशन तो मिलनी चाहिए, 60 साल तक हम काम करते हैं, पढ़ाते हैं, पेंशन तो होनी चाहिए। छात्र नेताओं ने भी समर्थन कर दिया, तो हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना वहाँ। इसलिए उसको अनावश्यक मानते हैं, जबकि अनावश्यक है नहीं वैसे, सही बताऊं तो। क्योंकि जब विचार विमर्श दो जगहों पर होता है तो क्या होगा? तभी तो असली लोकतंत्र वो होगा। ये थोड़े कि एक जगह से हो गया पास, बस यूनिकैमरल, है ना, मैं ही राज्य हूं, क्या वो नहीं होना चाहिए। मैं ही कानून हूं कि मैंने जो कह दिया वही कानून है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जी। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मई 2010 में तमिलनाडु में विधान परिषद के पुनः स्थापना हेतु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, किंतु 2012 में उसे वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर को नया संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी अर्हताएं क्या हैं? तो संविधान के आर्टिकल 173, संविधान का आर्टिकल 173 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या क्या नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे? नंबर 1 तो वही है भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, क्योंकि राज्यसभा में भी 30 वर्ष और विधान परिषद में भी 30 वर्ष। लोकसभा में 25, विधानसभा में 25। लोकसभा में 25, विधानसभा में 25, राज्यसभा में 30, विधान परिषद में 30, राष्ट्रपति राज्यपाल 35, और अगर ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान बनना है तो 21। समझ में आ गया? प्रधान जी अगर बनना है तो 21। सबसे छोटी संसद होती है पंचायत। देश की लघु संसद किसे कहा जाता है? पंचायतें। संवैधानिक संस्थाएं हैं भाई, हल्के में मत लेना। समझ में आया? तो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसी अन्य अर्हता रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की किसी विधानसभा के निर्वाचक क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए तथा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसकी विधान परिषद का वह सदस्य बनना चाहता है। ये ना हो कि क्या बोलते हैं, कोई दक्षिण भारतीय कलाकार को आपने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बिठा दिया। उत्तर प्रदेश का ही कलाकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश का ही साहित्यकार हो, उत्तर प्रदेश का ही कलाकार हो, उत्तर प्रदेश में ही सहकारी आंदोलन में क्या हो, भाग ले रहा हो, उत्तर प्रदेश का ही समाज सेवी हो, यानी वहां का निवासी हो। क्या हो? जिसको राज्यपाल नॉमिनेट कर रहा है 1/6 सदस्यों को, तो वो उत्तर प्रदेश के ही होने चाहिए। और निर्वाचक नामावली में उत्तर प्रदेश में कहीं उनका किसी कॉन्स्टिट्यूंसी किसी क्या कहीं पर उसका बना हुआ होना चाहिए, क्या निर्वाचक नामावली में नाम चढ़ा हुआ होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? तो मैंने कहा जो निर्वाचित सदस्य हैं
विधान परिषद के उनको उस राज्य की किसी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, और जो मनोनीत किए जाने वाले सदस्य हैं उस राज्य का निवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निवासी होना चाहिए, जिसकी विधान परिषद में वह सदस्य बनना चाहता है। अब कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का भी 6 साल, इनका भी 6 साल। वहां पर भी 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर, यहां पर भी 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष। तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। कहां लिखा हो भाई? हाँ जी, अरे भाई 83 में तो लिखा हुआ राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। 83 को किसके साथ पढ़ते हैं? 172 के साथ है, 172 के साथ पढ़ते हैं। तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये याद करना जरूरी है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता है। कितने वर्ष तक? अब देखो, राज्यसभा में भी हमने ऐसे ही पढ़ा, विधान परिषद में भी हमने ऐसे ही पढ़ा कि 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष के हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अब देखो यूपीएससी कितनी चालाक होती है प्रश्न बनाने में। उसने क्या किया होगा बताओ? उसने एक्ट से पूछा। क्या पूछा बताओ? कौन सा एक्ट? कौन सा एक्ट भाई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से पूछा उसने। क्या पूछा? उसने कहा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दरअसल हम एक क्लॉज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल संख्या 24 और उसके 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे भाई? हमने एक क्लॉज पढ़ा था ना वहां पे कि अब इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी गई। मैं पीछे लेके जा रहा हूं आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। साथ ही यह उपबंधित किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल संख्या 24 के 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। 1/4 सदस्य क्या करेंगे? और प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। तो यूपीएससी ने जब दिया ना 1773 का कौन सा सही नहीं है, वहां पे उसने क्या लिखा? वहां पे उसने लिखा 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। अब क्या हुआ, हम बार बार पढ़ते हैं, राज्यसभा में पढ़ते हैं और जाना पहचाना लगता है, यार बात तो सही है कि 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। लेकिन यूपीएससी ने क्या ट्रैप बिछाया, क्या जाल बिछाया आपके लिए? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये वाला पॉइंट डाल दिया। आधे बच्चे कंफ्यूज हुए, उन्होंने कहा पढ़ा तो है, क्योंकि रटता तो कोई है नहीं, पढ़ा तो है जी हाँ 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष, तो क्या हो गया? गड़बड़ हो गई। तो भाई वहां पे 1/4 सदस्य है और प्रतिवर्ष रिटायर होते थे। कार्यकाल 4 वर्ष का था वहां पर। क्या था? तो आपको फिर फंसा सकता है वो रेगुलेटिंग एक्ट में, यहाँ का पॉइंट वहां डालकर। क्या डालकर? यहाँ का पॉइंट उधर रखकर आपको क्या करेगा? भ्रमित करेगा। तो आपने ट्रैप में फंसना नहीं है। चलो, कार्यकाल बता दिया मैंने, ठीक है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, किंतु समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, किंतु विधानसभा द्वारा अगर इस आशय का संकल्प पारित कर दिया जाए कि हटा दो भाई हमारे राज्य से, तो संसद द्वारा उसको समाप्त किया जा सकता है। तो विधानसभा क्या करती है? बनाने के लिए भी संकल्प लाती है और हटाने के लिए भी संकल्प लाती है। और काम कौन करती है? संसद। बनाना होगा तो संसद बनाएगी विधान परिषद, और अगर विधान परिषद को हटाना होगा तो भी कौन करेगी? संसद करेगी। क्लियर हो गया? ठीक है। पदाधिकारी भाई, अब पदाधिकारी मैं क्या करता हूं, दोनों को एक साथ पढ़ा देता हूं, विधानसभा के पदाधिकारी और विधान परिषद के पदाधिकारी। क्या? विधानसभा के पदाधिकारी और विधान परिषद के पदाधिकारी दोनों एक साथ पढ़ा देता हूं। तो पहले मैं विधानसभा पढ़ा देता हूं कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, यानी एक को बोलते हैं स्पीकर, एक को बोलते हैं डेप्यूटी स्पीकर। और विधान परिषद में क्या होता है? वहां पे सभापति और उपसभापति होते हैं। वहां पर क्या बोलते हैं हम? चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन। हैं लगभग एक जैसे, लेकिन क्या है, नाम थोड़ा अलग होते हैं। यहाँ पे विधान परिषद में बोलते हैं सभापति, उपसभापति।
इसका आर्टिकल 182 है विधान परिषद का। विधानसभा का आर्टिकल कौन सा है? 89। विधानसभा का, विधानसभा, हाँ, जैसे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं ना, 89 को किसके साथ पढ़ते हैं हम? 182। और 89 को, और 93 को किसके साथ पढ़ते हैं? हाँ, तो 178 होगा आपका विधानसभा वाला। चेक करो 178 डायरेक्ट, 178 चेक करो, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हाँ, तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आर्टिकल 178। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 2 मुख्य पदाधिकारी होंगे, कौन कहता है? 178 कहता है। और प्रत्येक विधान परिषद में भी 2 पदाधिकारी होंगे, सभापति उपसभापति, ये कौन कहता है? 182 कहता है। कौन कहता है? अब 178 को पढ़ते हैं हम किसके, सॉरी 178 को पढ़ते हैं किसके साथ? 93 के साथ। और 182 को पढ़ते हैं किसके साथ? 89 के साथ। समझ में आ गया? जिसके पास बैरेक्ट होगी, जिसने बैरेक्ट खोल रखी होगी, उसकी समझ में आएगा। जिसके पास बैरेक्ट नहीं होगी उसकी समझ में नहीं आएगा, पहले बता दो, क्योंकि यहाँ आर्टिकल देखने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी। विधानसभा में दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के साधारण बहुमत, अब यहाँ पे खास ध्यान देना है आपने, अगर विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है तो विधानसभा सदस्यों के साधारण बहुमत, साधारण 50% + 1 साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व देनी होती है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसके विरुद्ध क्या प्रस्ताव लाया जा रहा है हटाने का। क्लियर हो गया? यदि अध्यक्ष के पद को हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित है तो वह निर्णायक मतदान नहीं कर सकता, अपनी पीठ पर नहीं बैठेगा। तब विधानसभा अध्यक्ष कहाँ नहीं बैठेगा? उधर बैठेगा। तो प्रथमतः मतदान नहीं कर सकता, कास्टिंग वोट भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? निर्णायक मत देने का अधिकार 50-50 जब होता तो निर्णायक मत कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष देता है। लेकिन अब उसको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि नई विधानसभा की प्रथम बैठक ना हो जाए, वहां पर प्रोटेम स्पीकर नए स्पीकर को ना बिठा दे, तब तक विधानसभा का अध्यक्ष ही रहता है। क्लियर हो गया? इन दोनों ही पदाधिकारियों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। यानी जो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? आंसर विधानमंडल, लेजिस्लेचर। कौन करता है? हल्के में पढ़ रहे हैं लेकिन पेपर में जब आता है तो बड़ी आफत आती है अगर ध्यान नहीं आता है तो। ऐसे ही मैं अब विधान परिषद में पढ़ रहा हूं क्या कि 182 जो है वो विधान परिषद में सभापति और उपसभापति की बात करता है कि एक सभापति होगा एक उपसभापति होगा। इन दोनों का चुनाव विधान परिषद अपने सदस्यों में से करती है। अब यहाँ पे राज्यसभा जैसा नहीं थोपा गया इन पर। राज्यसभा में तो इम्पोज किया गया कि उपराष्ट्रपति ही आपका सभापति होगा, यहाँ पर नहीं होता है ऐसा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो सभापति और उपसभापति इन दोनों का चुनाव विधान परिषद अपने सदस्यों में से करती है। इनके अधिकार और कार्य वही हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हैं। ये पदाधिकारी तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को भेजता है। सभापति या उपसभापति को परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकता है, परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना न दे दी गई हो। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं कि इसके कार्य पूछ ले, माना विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य लगभग जैसे लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य अगर हमने तैयार कर लिए तो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्य भी लगभग तैयार हो जाते हैं। पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान है। नंबर 1, वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। भाई विधानसभा अध्यक्ष है तो विधानसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और सदन की कार्यवाहियों का संचालन करता है, सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, सदन की कार्यवाही को स्थगित और निलंबित कर सकता है।
क्या कर सकता है? स्थगित और निलंबित कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं राज्य में, राज्य के अंदर कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करता है। वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है, परिणामों की घोषणा करता है। डिट्टो बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष जो मैंने पढ़ाया था बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ जाएं तो कास्टिंग वोट डालने का अधिकार होता है किसको? विधानसभा अध्यक्ष को। ठीक है, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो, उस पर विचार चल रहा हो, तब वो कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता, तब वो पीठासीन भी नहीं होगा। ठीक है, वह सदन की कार्यवाहियों से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय और अशिष्ट हैं, जो असंसदीय और अशिष्ट हैं। और हैं, आप अपनी विधानसभा की कार्यवाही देख लो, उसमें भी कई बार फन की सीमाओं को लांघ जाते हैं विधायक। ठीक है, और वहां तक बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए लोकतंत्र के मंदिर में। तो उन असंसदीय जो भाषा होगी उसको निकालने का काम भी कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। स्टाफ होता है, विधानसभा अध्यक्ष सब नहीं करते, स्टाफ होता है, वेल होता है आगे, है ना। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। सदन के नेता कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। उनके हिसाब से परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। किससे? अरे बीपी हाई हो जाता है भाई विधानसभा अध्यक्ष का भी। कई बार टाइम दे रखा कि भाई तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, खत्म, वो लगे रहते हैं बोलने पे। कई बार थोड़ा और 2 मिनट और 1 मिनट और, है ना, तो जो बैठा होगा उसका दिक्कत हो जाती है कई बार। तो मैंने कहा वह प्रश्नों को स्वीकार करता है, नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। सदन में कोई भी सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। सदन और राज्यपाल के बीच, ये प्री का क्वेश्चन है, संपर्क स्थापित करने का कार्य कौन करता है? आंसर विधानसभा अध्यक्ष करता है। वह सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की भी रक्षा करता है। सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, वह विधानमंडल की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है। क्या होता है? अब वो मैंने समितियां पढ़ा दी, तो जैसे ही मैंने सेंटर में पढ़ाई लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, नियम समिति, है ना, कार्य संचालन समिति, तो वैसे यहाँ पर भी होती है समिति। यहाँ पर भी 2 तरह की होती है, एडॉक कमिटीज भी होती हैं। क्या होती हैं? तो कुछ समितियों का क्या होता है? अध्यक्ष होता है कौन? विधानसभा अध्यक्ष, पदेन सभापति। वह सदन की दर्शक दीर्घा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है। प्रेस दीर्घा होती है, प्रेस के लोग बैठे, अब तो खैर सब रिकॉर्डिंग हो रही होती है। किसी जमाने में प्रेस दीर्घा, प्रेस वालों को बिठाया जाता था। दर्शक दीर्घा, पास लेने पड़ते थे, दर्शक दीर्घा बोलते हैं उसको। दर्शक भी जाते थे देखने के लिए कि विधानसभा में क्या कार्यवाही चल रही है। ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। क्लियर हो गया? तो विधानसभा अध्यक्ष के कार्य अगर लिखने के लिए आ गए तो आपको जैसे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं लगभग वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको दोनों सदनों पर समान रूप से लागू होने वाली बातें, यानी विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। कुछ बातें ऐसी हैं जो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों पर समान रूप से लागू होती हैं। नंबर 1, सदस्यों की अयोग्यता। सदस्यों की यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। आर्टिकल 191 में पढ़ना है हमने। किस पे पढ़ना है? और इसको किसके साथ पढ़ना है? 102 के साथ पढ़ना है। तो सदस्यों की अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। संविधान के आर्टिकल 191 के अनुसार राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति अयोग्य होंगे। नंबर 1, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद, मेन पहला क्या याद करना आपने? लाभ का पद धारण करता हो। नंबर 2, जो सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो। क्या कर दिया गया हो? विकृत चित्त बोलते हैं अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, कुछ नेताओं को देखा होगा जैसे जैसे 60-70 पार करते हैं उसके बाद चित्त विकृत होने लगता है, बयानबाजी जो होती है जुबान फिसलने लगती है, अजीब से स्टेटमेंट आने लगते हैं। ठीक है, तो तब नहीं निकाला जाता। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ज्यादा ही हो गया तो फिर बोला जाता कि अगर किसी न्यायालय ने क्या कर दिया हो, सक्षम न्यायालय ने
विकृत चित्त घोषित कर दिया हो तो क्या किया जाता है? अयोग्य माना जाता है उसको। जो घोषित दिवालिया हो, इंसॉल्वेंट हो, क्या हो? अनुन्मोचित दिवालिया हो। जो अगला जो भारत का नागरिक नहीं है, यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर ली तो भी वो भी क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, संसद ने कोई विधि बनाई है और उस विधि के हिसाब से क्या है? अयोग्य माना जा रहा है, तो अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो वो भी क्या होगा? अयोग्य होगा। या जो दल बदल के कारण अयोग्य हो, क्या हो? तो दल बदल के आधार पर कोई सदस्य विधानसभा या विधान परिषद का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति करता है। क्लियर हो गया है ना? ठीक है। बाकी अयोग्यताएं, जो बाकी अयोग्यताएं पढ़ी हमने, ये जो विकृत चित्त, दिवालिया, भारत का नागरिक नहीं है, तो कोई व्यक्ति किसी अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल करेगा और भारत के निर्वाचन आयोग की राय लेगा। किसकी राय लेगा? आर्टिकल 192 में लिखा हुआ है ऐसा। किसमें लिखा हुआ? और राज्यपाल का इस संबंध में दिया गया निर्णय अंतिम होगा। क्या होगा? अंतिम होगा। अतः उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ में आ गया? चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। फिर दूसरा जो समान होता है वो होता है सदस्यों का स्थानों का रिक्त होना। क्या? सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 190 में विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों के स्थान निम्न बातों से रिक्त हो जाता है। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आपने कॉमन सेंस वाली बात है कि यार विधानसभा भी में हो गया, विधान परिषद में भी हो गया, तो एक जगह से त्यागपत्र देना पड़ेगा, दोनों जगह नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? यदि वह 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है, मतलब ये बोला गया कि ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी है, यहाँ का भी विधायक है वहां का भी विधायक है, ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि वो 2 जगह का क्या विधायक नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है और नियत अवधि से पूर्व एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्य के विधानमंडल से त्यागपत्र नहीं देता है, तो उसका स्थान ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों से रिक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके अतिरिक्त वह किसी राज्य के विधानमंडल और संसद का भी एक साथ, ऐसा भी नहीं होगा कि वो एमएलए भी है और साथ में एमपी भी है, या ऐसा भी नहीं होगा कि एमएलसी भी है और साथ में राज्यसभा का मेंबर भी है। समझ में आ रहा है आपके? तो इसके अतिरिक्त वह किसी राज्य के विधानमंडल और संसद के का भी एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। आर्टिकल 101 के 2 में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, कितने? वहां संसद में पढ़ा था हमने, 60 दिन तक अनुपस्थित रहा, अधिक दिन तक सदन की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसका स्थान रिक्त हो जाता है। आर्टिकल 190 के 4 में लिखा हुआ, 190 के 4 में लिखा हुआ। 190 को किसके साथ पढ़ना है हमने? 101 के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है? 190 के 4 में लिखा हुआ। तीसरा बोला, यदि किसी सदन की सदस्यता के बाद निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती और कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है तो वह सदन का सदस्य नहीं रह जाता। किसी सदन की सदस्यता के बाद निर्धारित अयोग्यता नहीं रह जाती या कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती तो भी वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा। फिर बोल रखा, यदि कोई सदस्य दल बदल करता है, क्या करता है? दल बदल करता है, तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। अब दल बदल क्या होता है इसके बाद बताऊंगा मैं, दल बदल क्या होता है, उसके लिए क्या बोला गया। तो समय समय पर संशोधन किए गए हैं और बताया गया कि इसको दल बदल मानेंगे हम। पहले कुछ और कहा गया। दल बदल के आधार पर जो अनुसूची जुड़ी थी, 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो तब से अब में काफी संशोधन हो चुके हैं, तो बताऊंगा मैं आपको कि एंटी डिफेक्शन क्या होता है। ठीक है। तो यदि कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। क्लियर? यदि कोई सदस्य यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को अपना त्यागपत्र सौंप देता है और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसका स्थान रिक्त हो जाता है।
तो ये दोनों सदनों के लिए लगभग लगभग एक जैसा है। दोनों सदनों के लिए तीसरी जो बात लागू होती है वो है शपथ ग्रहण। क्या? विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के सम्मुख या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सम्मुख संविधान की और देश की प्रभुता के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। आर्टिकल 188 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? किसके साथ पढ़ेंगे 188 को? 99 के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे? 99 के साथ 188 को पढ़ना है। हाँ, ठीक है। अगला है सदस्यों के वेतन और भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। मैंने आपको बोला भी, एक दिन बड़ी तेज आवाज आती है, ध्वनि मत से पारित होता है। हाँ भाई, सैलरी बढ़ानी है तो यस आती है आवाज। वहां से क्या आती है? कौन विधायक चाहेगा, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमएलसी, की मेरी सैलरी ना बढ़े? सभी क्या बोलते हैं एक स्वर में? यस। तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को ऐसे वेतन तथा भत्ते मिलेंगे जिन्हें राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। कौन करे? राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। वर्तमान समय में सभी राज्यों के अंतर्गत विधानमंडलों के सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था भी है। विधायकों को पेंशन देने की व्यवस्था पहली बार 1977 में की गई थी। क्या की गई थी? तब से ये कैरियर बन चुका है। 5 साल बनो, उसके बाद पेंशन है। बढ़िया पेंशन है। कहाँ चक्कर में पड़े हो तैयारी व्यारी के? पॉलिटिक्स करो, राजनीति करो, 5 साल रहो तो कायदे से तो अपने वेतन भत्ते पेंशन भी अपने हाथ में है। किनके? न्यायपालिका को दे दो वेतन भत्ते पेंशन। जो जैसा काम करेगा उस हिसाब से मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसकी पेंशन बंद। पहले तो पेंशन की जरूरत है क्या? समाज सेवा कर रहे हो आप, क्या करोगे पेंशन का? आपके मन में आया कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो उसके बदले में मूल्य कैसा? जब सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद हो सकती है तो एक समाज सेवक की क्यों नहीं? है ना? ठीक है जी। अधिवेशन और गणपूर्ति, कोरम, ये भी दोनों के लिए एक ही है, लगभग 1/10। क्या ये आपको पता ही है कि भाई 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए 2 बैठकों के बीच में। और जो कोरम होता है वो कितना होता है? 1/10। यानी जब 1/10 सदस्य होंगे तब अध्यक्ष या सभापति कार्यवाही को शुरू करेगा। समझ में आया? यानी प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के कम से कम 2 अधिवेशन होते हैं। संविधान का आर्टिकल 174 के अनुसार एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। कौन कहता है 174? किसके साथ पढ़ना है 174 को? किसके साथ पढ़ना है? 85 के साथ पढ़ना है। ठीक है। सदनों की बैठकें बुलाने और स्थगित करने का कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। संबंधित सदन की गणपूर्ति यानी कोरम 10 या कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो भी अधिक हो, 10 या कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो भी अधिक हो होती है। यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं है तो सभापति अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देगा जब तक कि गणपूर्ति पूरी ना हो जाए। कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 189 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ? सदन में निर्णय उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है, परंतु दोनों पक्षों के मत समान होने पर अध्यक्ष सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। कास्टिंग वोट डालने का अधिकार हो जाता है 50-50 अगर, और दोनों ही सदनों में, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को और विधान परिषद में सभापति को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया भाई। विशेषाधिकार भाई क्या ये भी लगभग एक जैसे हैं। विधानमंडल के सदस्यों को जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दी गई हैं यानी इम्यूनिटीज दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? सदस्यों को विधानमंडल में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या है? अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाएगी, क्या बोला, क्यों बोला, कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। नंबर 2, उन पर विधानमंडल अथवा उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी वक्तव्य पर न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। आर्टिकल 194 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, आर्टिकल 194। तीसरी बात, विधानमंडल के क्षेत्र में किसी भी सदस्य को अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? यदि क्षेत्र के बाहर भी किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो इसकी सूचना अध्यक्ष या सभापति को तुरंत देना आवश्यक है।
विशेषाधिकार हैं। और ये जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ली हैं हमने, ये ब्रिटेन के संविधान से ली हैं। कहाँ से ली हैं? सांसदों को भी हैं विशेषाधिकार और इनको विधानमंडल के सदस्यों के लिए भी हैं। ऐसे ही राज्य विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य जिसे सदन में कार्य संचालन या व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्राप्त है, वह इन शक्ति के प्रयोग के संबंध में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। 212 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ? 212 में लिखा हुआ। 212 के भी 2 में लिखा हुआ। किसके साथ पढ़ना है इसको? 122 के साथ पढ़ना है 212 को। किसके साथ पढ़ना है? तो मैंने कहा ये वो चीजें हैं जो दोनों सदनों पर समान रूप से लागू होती हैं। कौन कौन सी? अयोग्यता, दूसरी स्थानों का रिक्त होना, शपथ ग्रहण, वेतन भत्ते, अधिवेशन गणपूर्ति और विशेषाधिकार। अब मैं इसके बाद अगले उसमें बताऊंगा आपको दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति कब अयोग्य होता है, किसको बोलते हैं दल बदल। दल बदलू तो सुने होंगे आपने, परिचित हो आप लोग। हाँ, तो दल बदलुओं के बारे में बताऊंगा मैं अगले लेक्चर में।